ठीक है, तो हम सब जानते हैं कि ब्लैक होल्स बड़े रहस्यमयी होते हैं, है ना? एक बहुत बड़ा कॉस्मिक रहस्य जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग है कि कुछ भी, लाइट भी नहीं एस्केप कर सकता। लेकिन बात यह है, अगर मैं कहूं कि हर ब्लैक होल के सेंटर में कुछ ऐसा है जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, उससे भी ज्यादा वियर्ड, वो है सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटीज ये हमारी ब्रह्मांड की समझ को चुनौती देती है। ये जगहें इतनी एक्सट्रीम, इतनी अजीब हैं कि ये हमारी समझ की सीमाओं को पार कर जाती हैं। सोचो, एक ऐसी जगह जहां ग्रेविटी इतनी तेज है कि वो मैटर को एक बहुत ही छोटे बिंदु में कुचल देती है, इतना छोटा कि उसका कोई आयतन ही नहीं। इसे ही हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। जैसे जैसे आप इसके करीब जाते हैं, स्पेस खुद ही मुड़ जाता है और समय धीमा होने लगता है, मानो रुक सा गया हो। आपके आसपास सब कुछ, आपने जो भी जाना है, स्पेस, समय, यहां तक कि भौतिकी के नियम भी बस अपने आप में सिमट जाते हैं। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये असली है, और ये हर ब्लैक होल के केंद्र में होता है। लेकिन असली मजा तो अभी बाकी है। सिंगुलैरिटीज सिर्फ ब्लैक होल्स में ही नहीं होते। ये जो इन्फिनिट डेंसिटी वाले पॉइंट्स दिमाग घुमा देते हैं, ये असल में हर चीज की शुरुआत है, हमारे यूनिवर्स की भी। बिग बैंग के बिल्कुल बीच में एक सिंगुलैरिटी था, एक ऐसा मोमेंट जब हमारी रियलिटी एक इन्फिनिटली टाइनी पॉइंट में सिमटी हुई थी, और फिर एक एक्सप्लोजन हुआ जिससे आज हम जो कुछ भी देखते हैं वो बना। जरा सोचो, हर गैलेक्सी, हर स्टार, हर प्लैनेट और तुम भी, सब एक सिंगल इन्फिनिटली डेंस पॉइंट से शुरू हुए, एक सिंगुलैरिटी से। लेकिन इसका मतलब क्या है, और ये जगह यूनिवर्स के बेसिक लॉज के साथ क्यों छेड़छाड़ करती है? एक सिंगुलैरिटी से आज के यूनिवर्स तक हम कैसे पहुंचे? ठीक है, अब बात करते हैं कि असल में सिंगुलैरिटी के पास जाने पर क्या होता है। जरा सोचो, आप एक ब्लैक होल के पास हो जहां ग्रेविटी इतनी तेज है कि लाइट भी नहीं बच सकती। आप सोचोगे कि हर चीज की तरह टाइम भी नॉर्मल रहेगा, लेकिन यहीं पर चीजें क्रेजी हो जाती हैं। जैसे ही आप ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पास जाते हो, वो खतरनाक सीमा जहां से कुछ भी नहीं बच सकता, ग्रेविटी आपको खींचना शुरू कर देती है, और साथ ही टाइम भी स्लो होने लगता है। जरा सोचो, आप एक ब्लैक होल की तरफ गिर रहे हो। आपको तो सब कुछ नॉर्मल लगेगा, कम से कम थोड़ी देर के लिए। लेकिन अगर कोई आपको दूर से देख रहा होगा, तो उन्हें आप इवेंट होराइजन के पास जाते हुए और ज्यादा स्लो होते हुए दिखोगे। उनके लिए तो समय अपनी नॉर्मल गति से चल रहा है, लेकिन आपके लिए मानो आप स्लो मोशन में फंस गए हो, जैसे सब कुछ एक फ्रोजन मोमेंट में हो रहा हो। आप जितना करीब जाओगे, टाइम डिलेशन उतना ही ड्रामेटिक होता जाएगा। सबसे मशहूर उदाहरणों में से एक है मिल्की वे के बीचों बीच वाले सुपरमैसिव ब्लैक होल, सैजिटेरियस ए के आसपास घूमते तारों का ऑब्जर्वेशन। ये तारे ब्लैक होल के बहुत करीब हैं, एक ऐसे एरिया में जहां टाइम डिलेशन साफ दिखाई देना चाहिए। एस्ट्रोनॉमर्स ने इन तारों के ऑर्बिट्स को हाई रेजोल्यूशन इंफ्रारेड इमेजिंग का यूज करके ट्रैक किया है, खासतौर पर वेरी लार्ज टेलीस्कोप VLT और दूसरे ऑब्जर्वेटरीज की मदद से। कुछ फेमस स्टार्स जैसे S2 सैजिटेरियस ए एस्ट्रिस्क के बहुत करीब ऑर्बिट करते हैं और लगभग 16 इयर्स में एक ऑर्बिट पूरा करते हैं। ब्लैक होल के पास एक्सट्रीम ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से इन तारों के ऑर्बिट्स ऐसे बिहेव करते हैं जिन्हें सिर्फ न्यूटोनियन फिजिक्स से एक्सप्लेन करना मुश्किल है। तारे तेजी से मूव करते हैं और उनके ऑर्बिट्स क्लासिकल मैकेनिक्स के प्रिडिक्शन से ज्यादा एलिप्टिकल होते हैं। जनरल रिलेटिविटी द्वारा प्रिडिक्ट किया गया टाइम डिलेशन इस बात पर भी असर डालता है कि ये तारे बाहर के ऑब्जर्वर को कैसे दिखाई देते हैं। तारे ब्लैक होल के जितने करीब होते हैं, उतना ही ज्यादा वो टाइम डिलेशन एक्सपीरियंस करते हैं, और दूर से देखने पर उतने ही स्लो मूव करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे जैसे आप सिंगुलैरिटी के और करीब जाते हैं,
गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत हो जाता है कि वह आपको खींचना शुरू कर देता है। सोचो, एक अदृश्य ताकत आपको अलग अलग खींच रही है। इस इफेक्ट को स्पैगेटिफिकेशन कहते हैं, और नहीं, ये किसी साइ-फाई मूवी का सीन नहीं है, ये असली है। देखो क्या होता है। मान लो आप पैरों के बल ब्लैक होल में गिर रहे हो। आपके पैरों पर गुरुत्वाकर्षण आपके सिर से ज्यादा तेज है, इसलिए आपके पैर बाकी शरीर से काफी तेजी से ब्लैक होल की तरफ खींचे जाते हैं। नतीजा ये होता है कि आप एक लंबे पतले आकार में खींच जाते हो, जैसे स्पेगेटी। सुनने में अजीब लग रहा है ना? लेकिन ब्लैक होल के पास गुरुत्वाकर्षण इतना ही शक्तिशाली होता है। यह आपको ऐसे खींचता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये जो फिनोमिनन है ना, ये बस थॉट एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये थियोरेटिकली और ऑब्जर्वेशंस दोनों से कंफर्म हो चुका है। जैसे हमने ब्लैक होल्स के पास स्टार्स का टाइम डिलेशन देखा है। वो इवेंट होराइजन के जितना पास जाते हैं, हमारे पर्सपेक्टिव से उतना ही स्लो मूव करते दिखते हैं। और ये इफेक्ट सिर्फ स्टार्स तक ही लिमिटेड नहीं है, ये लाइट के साथ भी दिखता है। जब लाइट ब्लैक होल के ग्रेविटेशनल पुल से एस्केप करने की कोशिश करती है, तो वो स्पेक्ट्रम के रेड एंड तक स्ट्रेच हो जाती है, जिसे ग्रेविटेशनल रेडशिफ्ट कहते हैं। लाइट का ये स्ट्रेचिंग कंफर्म करता है कि ब्लैक होल के पास टाइम स्लो चलता है। हमने रियल इमेजेस भी कैप्चर कर ली हैं, जो हमें इस स्ट्रेंज एनवायरनमेंट की एक ग्लिम्स देती हैं। याद है वो आइकॉनिक इवेंट होराइजन टेलीस्कोप इमेज? मैटर की वो ग्लोइंग रिंग गैलेक्सी M87 के सेंटर में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है। ये रियल डेटा है, बस कॉन्सेप्ट नहीं। और ये इमेज हमें एक ऐसी दुनिया देखने में मदद करती है जहां स्पेस, टाइम और ग्रेविटी के नॉर्मल रूल्स अप्लाई नहीं होते। ये ऐसा है जैसे हमने एक न्यू रियलिटी में एक विंडो ढूंढ ली हो, एक ऐसी रियलिटी जहां फिजिक्स के लॉज अपने ब्रेकिंग पॉइंट तक बेंड और स्ट्रेच हो जाते हैं। तो ये सिंगुलैरिटीज असल में बनते कैसे हैं? देखो, ये सब शुरू होता है स्टार्स से। सोचो, एक बहुत बड़ा स्टार है, कम से कम हमारे सूरज से 6 गुना भारी। ये स्टार्स लाखों सालों तक अपने फ्यूल को जलाते रहते हैं, जैसे एक कार अपना पेट्रोल खत्म करती है। एक बार जब फ्यूल खत्म हो जाता है, तो ग्रेविटी अपना काम शुरू कर देती है, और फिर चीजें बहुत इंटेंस होने लगती हैं। छोटे स्टार्स जैसे हमारा सन, वो बस व्हाइट ड्वार्फ्स या न्यूट्रॉन स्टार्स बन जाएंगे, स्टेबल चीजें जो आगे कोलैप्स नहीं होती। लेकिन बड़े बड़े स्टार्स के लिए ग्रेविटी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। उसे कोई नहीं रोक सकता, और स्टार अंदर की तरफ कोलैप्स होता है और ज्यादा डेंस होता जाता है, जब तक कि वो एक ब्लैक होल नहीं बन जाता जिसके सेंटर में सिंगुलैरिटी होती है। तो सिंगुलैरिटी एक ब्लैक होल का कोर होता है, जहां पर सारा मास एक इन्फिनिटली स्मॉल पॉइंट में क्रश हो जाता है। जैसे ही तारा कोलैप्स होता है, ब्लैक होल के चारों ओर एक खास सीमा बनती है, इवेंट होराइजन। ये वो बिंदु है जिसके आगे कुछ भी नहीं बच सकता, प्रकाश भी नहीं। कल्पना कीजिए कि आप इस सीमा के अंदर हैं। आप सिंगुलैरिटी को नहीं देख सकते, लेकिन वो वहां है, इंतजार कर रही है, नजरों से छिपी हुई। इवेंट होराइजन एक ढाल की तरह काम करता है, सिंगुलैरिटी को नजरों से दूर रखता है। चलो अब बात करते हैं दो तरह की सिंगुलैरिटीज की, कोऑर्डिनेट सिंगुलैरिटीज और ट्रू सिंगुलैरिटीज। सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है? चिंता मत करो, समझाते हैं। कोऑर्डिनेट सिंगुलैरिटी तब होती है जब आप स्पेस टाइम नापने का कोई अजीब तरीका चुनते हैं। ये ऐसा है जैसे दुनिया को फन हाउस मिरर से देखना। चीजें टेढ़ी मेढ़ी दिखेंगी, लेकिन अगर आप अपना नजरिया बदल लें तो सब ठीक हो जाएगा। मान लो श्वार्ज़शील्ड रेडियस। ये ब्लैक होल के सेंटर से इवेंट होराइजन तक का डिस्टेंस है। जब फिजिसिस्ट कार्ल श्वार्ज़शील्ड ने इसे कैलकुलेट किया तो उन्हें दो सिंगुलैरिटीज मिले, एक श्वार्ज़शील्ड रेडियस पर और एक सेंटर में। लेकिन पता है क्या? श्वार्ज़शील्ड रेडियस वाला बस एक कोऑर्डिनेट सिंगुलैरिटी था।
मैथ्स में एक अजीब सी क्वर्क जो चेंज हो जाती है जब तुम अपना नजरिया बदलते हो। लेकिन जो सिंगुलैरिटी ब्लैक होल के सेंटर में है वो असली है, एक ट्रू सिंगुलैरिटी जहां डेंसिटी इन्फिनाइट हो जाती है। सोचो, आपने जिंदगी में जो कुछ भी देखा है वो सब एक रेत के कण से भी छोटे पॉइंट में समा जाए। ये इतना इंटेंस है कि फिजिक्स के बेस्ट थ्योरीज भी नहीं एक्सप्लेन कर पाते कि वहां क्या होता है। इसलिए साइंटिस्ट्स अभी भी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अब बात आती है जहां दिमाग घूम जाता है। याद है हमने कहा था कि ब्लैक होल्स के बीच में सिंगुलैरिटीज बनती हैं, तो यूनिवर्स का भी अपना सिंगुलैरिटी था। टाइम के शुरुआत में बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से करीब 13.8 बिलियन साल पहले पूरा यूनिवर्स से एक छोटे से अनंत घनत्व वाले पॉइंट में समाया हुआ था। हाँ, जो कुछ भी आज हम जानते हैं, प्लैनेट्स, स्टार्स, यहां तक की लाइट भी कभी एक रेत के दाने से भी छोटी चीज में सिमटी हुई थी। जैसे ही ब्रह्मांड फैलना शुरू हुआ, खुद अंतरिक्ष खींच गया और हमारे आसपास की हर चीज का जन्म हुआ। अब बिग बैंग थियरी उस बिंदु के बाद ब्रह्मांड कैसे विकसित हुआ ये बताने में बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन यहाँ पेंच है। बिग बैंग का क्षण, समय की शुरुआत में जो असली सिंगुलैरिटी था, वो हमारे ज्ञात भौतिकी के सभी नियमों को तोड़ देता है। तो चलिए बात करते हैं जनरल रिलेटिविटी की, आइंस्टाइन का ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरी ऑफ ग्रेविटी। ये प्लैनेट्स, स्टार्स और गैलेक्सीज जैसी लार्ज स्केल चीजों के लिए परफेक्टली वेल काम करता है। लेकिन यहां प्रॉब्लम है, जब हम जनरल रिलेटिविटी को सिंगुलैरिटी पर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो चीजें क्रेजी हो जाती हैं। इक्वेशंस अब सेंस नहीं बनाती, ये हमें इन्फिनिटीज देती हैं, लिटरली इन्फिनाइट डेंसिटी एंड इन्फिनिट ग्रेविटी। सोचो, आप कुछ नाप रहे हो और नाप बढ़ता ही जा रहा है बिना किसी रुकावट के। यही होता है सिंगुलैरिटी के मैट में। जब हम पूछते हैं बिग बैंग के ठीक पहले क्या हुआ था, या ब्लैक होल के सिंगुलैरिटी के आसपास स्पेस टाइम असल में कैसा दिखता है, जनरल रिलेटिविटी इसका जवाब नहीं दे पाता। ये एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाता है जहां मैथ टूट जाता है और हम इन्फिनिट वैल्यूज की दीवार से टकरा जाते हैं। इससे पता चलता है कि जनरल रिलेटिविटी सिंगुलैरिटी के अंदर के एक्सट्रीम हालात को हैंडल नहीं कर सकता। ये ऐसा है जैसे शहर के नक्शे से किसी अनजान नई जगह पर रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। तो जनरल रिलेटिविटी ब्रह्मांड के बड़े स्ट्रक्चर को समझने के लिए बहुत ही बढ़िया है, लेकिन जब हम बहुत छोटी चीजें समझने की कोशिश करते हैं, जैसे बिग बैंग का इन्फिनिटली डेंस पॉइंट या ब्लैक होल का सेंटर, तो ये फेल हो जाता है। इन एक्सट्रीम्स को एक्सप्लेन करने के लिए हमें कुछ और चाहिए। यहीं से क्वांटम मैकेनिक्स शुरू होता है। आपने क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में जरूर सुना होगा। ये वो थियरी है जो परमाणुओं और उप परमाणु कणों की छोटी सी दुनिया को नियंत्रित करती है। ये वेडोग्रीब चीजों को समझाती है, जैसे कण एक ही समय में दो जगहों पर होना या किसी चीज के स्थान की अनिश्चितता। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स बहुत छोटे पैमाने पर काम करता है, जबकि सामान्य सापेक्षतावाद ग्रहों और आकाश गंगाओं जैसे विशाल पैमाने पर काम करता है। समस्या, ये दोनों आपस में ज्यादा बनती नहीं है। सामान्य सापेक्षतावाद बड़ी चीजों के लिए अच्छी है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स छोटी दुनिया पर राज करती है। लेकिन जब हम सिंगुलैरिटीज की बात करते हैं तो हमें दोनों की जरूरत होती है। सिंगुलैरिटी पे हम एक ऐसी सिचुएशन देख रहे हैं जहां स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी और टाइनी क्वांटम इफेक्ट्स दोनों ही प्ले में हैं। सोचो, इन्फिनाइट डेंसिटी एक पॉइंट में जो एक डॉट से भी छोटा है। जनरल रिलेटिविटी बताता है कि ग्रेविटी स्पेस टाइम को बेंड कर रही है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स कहता है कि पार्टिकल्स ऐसे बिहेव करते हैं जिनको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इन दोनों थ्योरीज को यूनिफाई करना जरूरी है ताकि हम समझ सकें कि ऐसे एक्सट्रीम कंडीशंस में क्या हो रहा है। इसीलिए हमें क्वांटम ग्रेविटी की एक थ्योरी चाहिए, एक नया फ्रेमवर्क जो दोनों को कंबाइन करे।
क्वांटम ग्रेविटी हमें बताएगी कि ग्रेविटी क्वांटम लेवल पर कैसे बिहेव करती है, जहां स्पेस टाइम खुद क्वांटाइज्ड माना जाता है, जैसे छोटे छोटे इंडिविजिबल यूनिट्स का ग्रिड हो। इससे चीजें इन्फिनिटली डेंस होने से बच सकती हैं। अगर हमारे पास क्वांटम ग्रेविटी की थ्योरी होती तो हम एक्सप्लेन कर सकते थे कि क्या होता है जब स्पेस टाइम खुद एक सिंगुलैरिटी में स्क्वीज हो जाता है। हम आखिरकार उन सवालों के जवाब दे पाएंगे जो दशकों से फिजिसिस्ट को परेशान कर रहे हैं। बिग बैंग में क्या होता है, ब्लैक होल के अंदर क्या होता है, और सिंगुलैरिटी असल में कैसी दिखती है। अब क्वांटम मैकेनिक्स इसका हल हो सकता है। सबसे पहले चलो स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में बात करते हैं। जरा सोचो कि ब्रह्मांड में हर चीज, तारे, ग्रह, हम जो हवा लेते हैं, यहां तक कि आप और मैं छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स से बने हैं। लेकिन ये ब्लॉक्स छोटे पार्टिकल्स नहीं हैं जैसा कि हम सोचते हैं, बल्कि ये छोटे वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स हैं, जैसे छोटे म्यूजिकल स्ट्रिंग्स। जैसे गिटार का तार अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे वाइब्रेट करता है अलग अलग सुर निकालने के लिए, वैसे ही ये फंडामेंटल स्ट्रिंग्स अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे वाइब्रेट करते हैं अलग अलग पार्टिकल्स बनाने के लिए, जैसे इलेक्ट्रॉन्स या क्वार्क्स। हर स्ट्रिंग का वाइब्रेशन नेचर में एक अलग पार्टिकल के कॉरेस्पॉन्डिंग होता है। जैसे एक वाइब्रेशन इलेक्ट्रॉन के कॉरेस्पॉन्डिंग हो सकता है, दूसरा फोटोन के, जो कि लाइट है, और ऐसे ही। अब ये सिंगुलैरिटीज और ब्लैक होल्स की बात करते हुए क्यों मैटर करता है? वेल, रेगुलर फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन्स या फोटॉन्स जैसे पार्टिकल्स को पॉइंट लाइक माना जाता है, मतलब उनका कोई साइज नहीं होता। लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी में ये पार्टिकल्स असल में टाइनी वन डिमेंशनल स्ट्रिंग्स होते हैं। तो किसी चीज का इन्फिनिटली स्मॉल होने का आइडिया, जैसे सिंगुलैरिटी में, ज्यादा समझ आने लगता है। एक पॉइंट में इन्फिनिटली कंप्रेस होने के बजाय ये स्ट्रिंग सिंगुलैरिटी में दिखने वाले कंप्लीट कोलैप्स को रोक सकते हैं, उस इन्फिनिट डेंसिटी के बनने को रोकते हुए। स्ट्रिंग थ्योरी सिंगुलैरिटी के बारे में सोचने में हमारी मदद करता है। वो जगह नहीं जहां ग्रेविटी सब कुछ नथिंगनेस में क्रश कर देती है, बल्कि वो रीजन्स जहां स्पेस टाइम खुद इन टाइनी वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स से बुना हुआ है। स्ट्रिंग थ्योरी का मैथ हमें एक्सट्रीम कंडीशन समझने में मदद कर सकता है, जैसे ब्लैक होल्स के पास या यूनिवर्स की शुरुआत में, बिना उन इन्फिनिटीज के जो जनरल रिलेटिविटी को ब्रेक करते हैं। अब चलो लूप क्वांटम ग्रेविटी या एलक्यूजी में थोड़ा घुसते हैं। ये एक और थ्योरी है जो सिंगुलैरिटीज के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। एलक्यूजी को समझने के लिए स्पेस टाइम को एक फैब्रिक की तरह इमेजिन करो, जैसे कि एक ट्रैम्पोलिन की सरफेस। जनरल रिलेटिविटी में हम इस फैब्रिक को स्मूथ और कंटिन्यूअस इमेजिन करते हैं, लेकिन लूप क्वांटम ग्रेविटी ये सजेस्ट करता है कि स्पेस टाइम असल में क्वांटाइज्ड है, जैसे लेगो ब्लॉक्स से बना हुआ एक स्ट्रक्चर, छोटे छोटे इंडिविजिबल ब्लॉक्स से। एलक्यूजी में स्पेस टाइम इन्फिनिटली डिविजिबल नहीं है, ये सबसे छोटे पॉसिबल चंक्स या लूप्स से बना है। इन लूप्स को टाइनी बिल्डिंग ब्लॉक्स समझो, जिनसे पूरा फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम बना है। ये बिल्कुल स्क्रीन के पिक्सेल्स या बीच के सैंड ग्रेन्स जैसा है। ये लूप्स एक डिस्क्रीट स्ट्रक्चर बनाते हैं, और आप कितना भी जूम इन कर लो, आपको हमेशा यही बेसिक लूप्स मिलेंगे। ये स्पेस टाइम की सबसे छोटी पॉसिबल यूनिट है। तो जब हम ब्लैक होल या सिंगुलैरिटी जैसी किसी चीज के बारे में बात करते हैं, तो लूप क्वांटम ग्रेविटी में आइडिया यह है कि ब्लैक होल के बिल्कुल केंद्र में स्पेस टाइम एक इन्फिनाइट पॉइंट तक कोलैप्स नहीं होता है। इसके बजाय स्पेस टाइम का फैब्रिक सबसे छोटे लूप्स पर रुक जाता है, जिससे यह सब कुछ इन्फिनिटी में क्रश होने से बच जाता है। इसका मतलब होगा कि सिंगुलैरिटी का कॉन्सेप्ट एक इन्फिनाइट कोलैप्स होता ही नहीं है। इसके बजाय स्पेस टाइम का लूप स्ट्रक्चर चीजों को इतना डेंस होने से रोकता है कि वे इन्फिनाइट हो जाएं। आसान भाषा में
लूप क्वांटम ग्रेविटी ये कहता है कि जब आप ब्लैक होल के केंद्र में पहुंचते हैं तो स्पेस टाइम का दानेदारपन शुरू हो जाता है। सब कुछ एक छोटे से बिंदु में कुचलने के बजाय स्पेस टाइम के लूप इसे और ज्यादा सिकुड़ने से रोकते हैं। इसका मतलब यह हो सकता है कि ब्लैक होल के केंद्र में कोई सिंगुलैरिटी ही नहीं है, बस एक तरह का क्वांटम स्ट्रक्चर है जो चीजों को स्थिर रखता है। तो ये दोनों थ्योरीज, स्ट्रिंग थ्योरी और लूप क्वांटम ग्रेविटी, सिंगुलैरिटी समझने में कैसे मदद करती हैं। ये दोनों जनरल रिलेटिविटी में जो इन्फिनिटी है उसे हटाने की कोशिश करती हैं। स्ट्रिंग थ्योरी में आइडिया यह है कि रियलिटी के सबसे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स टाइनी स्ट्रिंग्स हैं जो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे वाइब्रेट करते हैं और ये इन्फिनिट डेंसिटी बनने से रोकता है। लूप क्वांटम ग्रेविटी में आइडिया यह है कि स्पेस टाइम एक स्मूथ फैब्रिक नहीं है, बल्कि लूप्स का बना एक ग्रैन्युलर फैब्रिक है जो स्पेस टाइम को एक इन्फिनिट पॉइंट में कोलैप्स होने से रोकता है। दोनों थ्योरीज यही सजेस्ट करती हैं कि सिंगुलैरिटीज के सेंटर में कुछ नया और बहुत छोटा है, ऐसा कुछ जिसे हम पहले कभी ऑब्जर्व नहीं कर पाए हैं। फिर चाहे वो स्ट्रिंग थ्योरी के स्ट्रिंग्स हों या लूप क्वांटम ग्रेविटी के लूप्स, दोनों ही ब्लैक होल्स की असली नेचर और यूनिवर्स की शुरुआत के बारे में आंसर्स दे सकते हैं, ऐसी जगह जहां जनरल रिलेटिविटी मैथमेटिकली हैंडल नहीं कर पाती। ये न्यू फ्रेमवर्क्स आखिरकार ये समझने की हो सकते हैं कि असल में क्या होता है जब हम स्पेस टाइम में इन रहस्यमयी पॉइंट्स का सामना करते हैं। छोटे में बड़ी चीजों के लिए जनरल रिलेटिविटी बिल्कुल सही है और क्वांटम मैकेनिक्स असलियत के सबसे छोटे कणों को समझाती है, लेकिन ये दोनों अलग दुनिया हैं। सिंगुलैरिटीज को समझने के लिए हमें इन दोनों विचारों को एक थ्योरी में लाना होगा। इससे ब्रह्मांड के सबसे बड़े सवालों के जवाब मिल सकते हैं, जैसे बिग बैंग से पहले क्या हुआ था या ब्लैक होल के अंदर असल में क्या है। और जबकि हमारे पास अभी तक कोई पक्का जवाब नहीं है, क्वांटम ग्रेविटी की एक यूनिफाइड थ्योरी की खोज हमारे समय की सबसे बड़ी वैज्ञानिक ब्रेक थ्रूज में से एक हो सकती है। रुको, अभी और भी है। कभी नेकेड सिंगुलैरिटीज के बारे में सुना है? ये मॉडर्न फिजिक्स के सबसे वेडो ग्रीप कॉन्सेप्ट्स में से एक हैं। जरा सोचो, एक सिंगुलैरिटी जो ब्लैक होल के केंद्र में एक बहुत ही डेंस पॉइंट होती है, यूनिवर्स के सामने एक्सपोज्ड है। आमतौर पर हम सिंगुलैरिटीज को एक इवेंट होराइजन के पीछे छिपा हुआ मानते हैं, वह सीमा जहां से लाइट भी नहीं बच सकती। लेकिन क्या हो अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो जहां वह सीमा ही ना हो, जहां सिंगुलैरिटी खुले में हो, बस वैसे ही बिना किसी क्लोक के एक ब्लैक होल की तरह अपनी माइंड बेंडिंग ग्रेविटी को बाकी यूनिवर्स के सामने एक्सपोज कर रही हो। अब अगर ये सच होता तो ये स्पेस टाइम की हमारी समझ को पूरी तरह से उलट पुलट कर देता। फिजिक्स के नियम, जैसा कि हम जानते हैं, एक नेकेड सिंगुलैरिटी के होने से टूट सकते हैं। ये ऐसा होगा जैसे यूनिवर्स की रूल बुक में कोई लूपहोल ढूंढ लेना, स्पेस और टाइम के फैब्रिक में एक दरार। लेकिन बात यह है, साइंटिस्ट्स को यकीन नहीं है कि नेकेड सिंगुलैरिटीज असल में होते भी हैं या नहीं। ये अभी भी बहस का एक गर्मा गर्म मुद्दा है। कुछ लोग सोचते हैं कि सही कंडीशंस में ये पॉसिबल हो सकते हैं, जबकि दूसरे लोग ये तर्क देते हैं कि नेचर के पास इन्हें बनने से रोकने के लिए कोई बिल्ट इन प्रोटेक्शन है। दरअसल एक फेमस हाइपोथेसिस है जिसे कॉस्मिक सेंसरशिप हाइपोथेसिस कहते हैं, जिसे फिजिसिस्ट रॉजर पेनरोज ने प्रपोज किया था, जो ये बताता है कि नेचर असली यूनिवर्स में नेकेड सिंगुलैरिटीज को होने से रोकता है। लेकिन इस आइडिया को भी नए थ्योरीज और कंप्यूटर सिमुलेशंस चैलेंज कर रहे हैं। तो कौन जाने, हो सकता है कि नेकेड सिंगुलैरिटीज अगला बड़ा रहस्य हो जिसे सुलझाया जाना बाकी है। अब चलो कुछ और भी ज्यादा दिमाग हिला देने वाली चीज देखते हैं, द इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स। ये बात है, जब मैटर ब्लैक होल में गिरता है तो वो चला जाता है ना? ये इवेंट होराइजन क्रॉस करता है और बस फिर हम इसे देख नहीं पाते। लेकिन रुको, उस मैटर के साथ जो इंफॉर्मेशन थी उसका क्या? वो इंफॉर्मेशन की ये किस चीज से बना था, कहां से आया था, सब कुछ
क्या वो इंफॉर्मेशन बस यूं ही गायब हो जाती है हमेशा के लिए, या फिर वो कहीं ना कहीं सेव रहती है, भले ही हम उसे देख ना पाएं? भौतिक वैज्ञानिक दशकों से इस बारे में बहस कर रहे हैं और ये आधुनिक भौतिकी की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। अगर जानकारी गायब हो जाती है तो यह क्वांटम यांत्रिकी के सबसे पवित्र सिद्धांतों में से एक, जानकारी के संरक्षण का उल्लंघन होगा। क्वांटम यांत्रिकी कहती है कि जानकारी नष्ट नहीं हो सकती, इसे केवल रूपांतरित किया जा सकता है। लेकिन ब्लैक होल इसका खंडन करते प्रतीत होते हैं। अगर जानकारी सचमुच गायब हो जाती है तो यह ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में एक बुनियादी दरार है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्लैक होल अपनी सतह पर जानकारी को ऐसे तरीके से इनकोड करते हैं जो हमें अभी तक समझ नहीं आया है। इसे होलोग्राफिक प्रिंसिपल कहते हैं। दूसरे वैज्ञानिकों का कहना है कि ब्लैक होल समय के साथ इवेपोरेट हो जाते हैं, जैसा कि स्टीवन हॉकिंग ने बताया था, और जब ऐसा होता है तो वे किसी नए रूप में जानकारी रिलीज कर सकते हैं, लेकिन हमें अभी भी पूरी तरह से नहीं पता कि यह कैसे काम करता है। सिंगुलैरिटीज ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पहेली है। ये हमारी नॉलेज की सीमाओं को आगे बढ़ाती है और जो हम जानते हैं उसे चैलेंज करती है। चाहे वो ब्लैक होल्स के केंद्र में हो या समय की शुरुआत में, ये फिजिक्स की सीमाओं को दर्शाती है। जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बेहतर होती जाएगी, कौन जाने हम आगे क्या सीक्रेट्स खोज पाएंगे। ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है, बस सुलझने का इंतजार है। तो क्यूरियस बने रहिए और एक्सप्लोर करते रहिए। अगर आपको सिंगुलैरिटीज और ब्लैक होल्स के मिस्ट्रीज की ये गहरी खोज पसंद आई है तो लाइक बटन दबाना न भूलें। और अगर आप ऐसा ही और नॉलेज बढ़ाने वाला कंटेंट चाहते हैं तो नोएसिस कॉर्नर को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए साइंस, स्पेस और कॉस्मिक क्यूरियोसिटी से जुड़ी और भी बहुत सी चीजें आने वाली